नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पे। मैं हूँ सारिका सक्सेना और आप आज देख रहे हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार में आज हम जिनकी आपसे आपको रूबरू कराएँगे, उनकी कुछ कविता की चंद लाइनें आपको मैं सुनाती हूँ। बंद पलकों पर हल्की बारिश की पदचाप सुनूँ, बनूँ नदी व किनारा की संग पानी के बहूँ, हाथ बढ़ा के तोड़ूँ तारे, झोली अपनी लबालब भरूँ, अनजानी पगडंडियों पर चलूँ, अकेली छाया भी तजूँ, कोयल की कूक रख जब जब चाहे जी भर सुनूं, नन्ही किलकारियों के बना आभूषण और सुंदर सजूं, सोंधी मिट्टी की खुशबू चुराकर परिधान अपने बुनूं, एक मुझे है न काफी ढेर सारा चांद सूरज यहाँ वहां रखूं, हसरतें और भी है बड़ी ये हो पूरी तो और कहूं। ऐसी सुंदर कविता की रचना करने वाली साहित्यकार काजल पवार जी को आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर रहे हैं और उनसे करेंगे कुछ बातें। बहुत-बहुत स्वागत है काजल जी आपका हमारे इस चैनल में नमस्कार और बहुत सारिका, कैसी? थैंक बहुत यू खुशी थैंक हुई यू। हमें आपसे मिलकर आज कि आपसे आज फिर से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि सामाजिक और रियल घटनाओं पर रियल चीजें एकदम रियलिस्टिक स्टोरी जो लिखती है काजल जी, इन्होंने लगभग 15 लंबे धारावाहिक और कम से कम 50 कहानियां छोटी लेकिन एकदम रियल कहानियां जो लिखी हैं। तो आज इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले काजल जी आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने एक ऑनलाइन ऐप है प्रतिलिपि, उसमें आपने कुछ कॉम्पिटिशन्स, कुछ प्रतियोगिताएं हो रही थी जो आपने जीती हैं, उसकी बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और थैंक यू सो इसी के मच। साथ शुरू करते हैं बातचीत का दौर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे हमारे दर्शक की साहित्य जगत में आना आपका कैसे हुआ? किस तरह से आपने अपने लेखन की शुरुआत करी? लेखन की बात करें तो लिखने का शौक तो काफी पहले से था। जी, मौका नहीं मिल पा रहा था कि कहाँ पे लिखें, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं मिलता है कि हम लिखें। और इतना भी इतनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां जो होती हैं, उनमें इतना फंसे होते हैं कि जब लिखने का मूड होता है, उस वक्त हम बिजी होते हैं। जब वक्त होता है तब मूड नहीं बनता है। तो ये सब चीजें थी। और इस बीच में लॉकडाउन हुआ तो मुझे प्रतिलिपि ऐप के बारे में पता चला। यहाँ पे जी, ये अच्छा हुआ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आपको कहीं जाके कागज और पेन की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन फोन में लिख सकते हैं या अपने लैपटॉप में लिख सकते हैं। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। और उस वक्त जॉबलेस थे, तो पूरा टाइम था उसको लिखने का, दिमाग भी था। और जिम्मेदारियां, अब बच्चे बड़े हो गए तो कम हो गई हैं, तो फिर मुझे लगा कि बहुत अच्छा मौका है और मैंने प्रतिलिपि को ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। और अपने जॉइन करके इतने अच्छे लेखन से हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को अपनी लेखनी से एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया कि पाठक आपके बहुत खुश रहते हैं और हमने देखा कि एक अच्छी लेखिका के रूप में आप प्रतिलिपि पर है। और शुक्रिया, पता नहीं। जी, एक अच्छी लेखिका के रूप में है और आपसे तोमर नीलम जी हैं जिन्होंने आपको नमस्कार बोला है। आपने बहुत सारी हेलो लघु नीलम। कहानियाँ लिखी हैं, बहुत ढेर सारी और बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं, कुछ कविताएँ, कुछ लेख लिखे हैं। अ, किसमें आपको ज़्यादा आनंद आता है लिखने में? किसमें आपका मन खुश होता है लिखने में? कविताओं की बात करें तो कविताएं मैंने बहुत कम लिखी हैं। अम, मतलब मेरा हाथ नहीं चलता कविताओं के लिए। बहुत ज्यादा डीपली आपको महसूस करना पड़ता है। और जी, कहानियां जो हैं वो मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ लिखने में। आसपास की घटनाओं से थोड़ा सा लेके उसमें कल्पनाशीलता को थोड़ा मिक्स करके जो कहानियां बनती हैं, वो लंबे लंबे धारावाहिक लिखना मुझे अच्छा लगता है, और खासकर प्रेम कहानियां। ओके। दर्शकों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि काजल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप लोग अपने प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं और बल जल्दी-जल्दी जॉइन होइए ताकि आप हमसे अपने प्रश्न पूछिए। आपने उपन्यास, शॉर्ट स्टोरी, हॉरर लिखा हुआ है, मर्डर मिस्ट्री भी लिखी हुई है। आपने रोमांटिक भी लिखी है, दहेज से सुलगती कहानियाँ भी लिखी है, उम्र के एक अंतर जो होता है एक प्रेमी और प्रेमिका के, उसपे भी कहानियाँ लिखी है। तो ये थॉट जो है आपने अभी बोला कि आस-पास से देखते हैं, कितने रियल होते हैं ये कहानी के जो आपने लिखे हैं
और कितना आपके विचार, आपकी कल्पनाशीलता होती है? जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे कहानी के लिए बस एक क्लू चाहिए होता है कि एक टॉपिक चाहिए होता है कि मैं इस बारे में लिखूं। जैसे आपने अभी बताया कि उम्र का जो अंतर होता है जिसमें कि जैसे कि हमारे समाज में कि एक दायरा बनाया है, एक ढांचा बनाया हुआ है कि जो भी शादियां होंगी वो लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए उम्र में। तो हुँ, वो दायरा मतलब मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हो, बस 2 लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, वो हुँ, ज़रूरी है, चाहे उम्र कैसी भी हो। तो हुँ, उसी के ऊपर फिर मैंने अपने आस-पास एक पेयर ऐसा देखा, एक जोड़ा ऐसा देखा जिनमें कि उम्र का अंतर था, लेकिन उन हुँ, दोनों हुँ, में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो फिर हालाँकि उनके शादी में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, उन्होंने अपने आप ही हुँ, अपने लिए स्टैंड ले लिया, लेकिन मुझे लगा कि इस पे कहानी बन सकती है अगर बाई चांस इनके पेरेंट्स नहीं मानते या कुछ ऐसा होता, तो एक अच्छी कहानी बन सकती थी। तो इसलिए फिर मैंने उसके ऊपर ये कहानी लिखी कि लड़की भी मतलब उसकी जो मदर है वो नहीं चाहती है कि लड़की उस लड़के से शादी करे क्योंकि वो उम्र में उससे छोटा है। बस हुँ, उसके पीछे की वजह लड़की को नहीं पता होती है, वो सोचती है पता नहीं क्यों मेरी मम्मी नहीं चाहती है। उसके पीछे एक हुँ, खास वजह थी कि उसकी मम्मी के साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, कोई ऐसी घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से वो मना कर रही थी। उनको ये डर बैठ गया था कि मेरी बेटी को भी वही सब ना सहना पड़े। तो हुँ, बस हुँ, उसी लिए वो उस शादी के अगेंस्ट होती हैं, लेकिन जब वो आखिरी में मतलब मैंने दिखाया है कि वो शादी हो जाती है, मम्मी के बिना करना चाहती है लड़की, लेकिन कैसे न कैसे करके वहाँ आखिर में शादी के वक़्त आ जाती हैं। तो वो एक हैप्पी एंडिंग वाला मेरा है फिक्स कि मैं अब हर एक कहानी को हैप्पी एंडिंग पे लाके छोड़ देती हूँ। मुझे ये जी। बिल्कुल वो डिप्रेसिंग वाली अच्छी नहीं लगती है कहानियाँ। तो आप ये मानती हैं कि कहानी की हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए? क्योंकि देखा है नहीं, कि किसी अगर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं है, तो जो आपके पाठक हैं वो आपको सरदर्द कर देते हैं। मैम प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए, मैम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इतना जुड़ जाते हैं आपसे पाठक। तो आपने अपनी सारी कहानियों की हैप्पी एंडिंग रखी है। तो आप मानती हैं कि पाठक के अनुसार भी लेखक को चलना पड़ता है कभी-कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं मानती, मुझे लगता है कि अपनी जो आपके थॉट्स हैं, उसको हमें जैसा हम सोच रहे हैं लेखक, वो वैसा ही लिखना चाहिए। हाँ, कभी-कभी प्रेशर हो जाता है, जो कमेंट्स आते हैं, नहीं मैम ऐसा मत करिए, नहीं मैम ऐसा मत करिए, ये मत लिखिए, ये मत करिए, आप इनको जल्दी मिला दीजिए, हीरो-हीरोइन को जल्दी दीजिए। जो कमेंट्स आते हैं, इनबॉक्स में आते हैं कि जल्दी हीरो-हीरोइन को जल्दी से इज़हारे इश्क क्यों नहीं करवा रही हैं, इतना क्यों टाइम लग रहा है, ये वो करके मैसेज आते रहते हैं। लेकिन मैं उससे इंस्पायर नहीं होती हूँ बिल्कुल भी। हाँ, 2-3 कहानियों में ऐसा ज़रूर हुआ है कि उन्होंने सेकंड सीज़न की डिमांड की है, सभी ने मेरे से कि सेकंड सीज़न लाइए, तो वो मैं ले आई हूँ हुँ, सिर्फ़ उनका दिल रखने के लिए। अदरवाइज़ कहानी हुँ, मैंने हमेशा अपने ही तरीके से लिखी है। मुझे लगता है थैंक यू नीलम जी। हुँ, मुझे लगता है कि जो हम लोग सोचते हैं, जैसा हमने दिमाग में बिठाया हुआ है, उसी के हिसाब से लिखनी चाहिए। यहाँ बस मैं आपकी एक चीज़ से मतलब डिसएग्री हूँ कि हर कहानी की मतलब आपने कहा कि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग तो होती नहीं है, तो जो पाठक है वो पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे पाठक नहीं पीछे पड़ते, यहाँ पे मैं पीछे पीछे पड़ जाती हूँ कि मुझे तो हैप्पी एंडिंग ही करनी है इस कहानी की, क्योंकि मैं बेसिकली मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, तो मुझे लगता है कि हर कहानी का कैसे न कैसे करके हैप्पी एंडिंग होनी ही चाहिए। तो मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ ये सारा दारोमदार। बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मुझे लगता ये है कि जो रियल लाइफ़ में पूरा नहीं हो पा रहा है, वो रील लाइफ़ में पूरा हो। ये थॉट रख के मैं भी कोशिश करती हूँ कि हैप्पी एंडिंग रखूँ, लेकिन होता क्या है कि कभी-कभी कहानी की माँग होती है कि हैप्पी एंडिंग ना हो। ख़ैर ये तो अपनी-अपनी सोच है और आपकी सोच से मैं भी एग्री करती हूँ। ये बताइए जो आप आपकी लंबे कहानी धारावाहिक जी, हाँ, आपकी कहानी मैं पढ़ रही हूँ 40 पार वाली। ओके, थैंक यू सो मच। पढ़ती हूँ मैं, अ, सॉरी मैं आपको कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ये हाँ बताइए जी। जो आप धारावाहिक लिखती हैं, तो जैसे पर एपिसोड आता है आपका धारावाहिक, तो उसका स्लॉट पहले से दिमाग में होता है कि जैसे-जैसे कहानी लिखती है, वैसे-वैसे स्लॉट आपके दिमाग में आता जाता है?
प्लॉट में पहले क्या करती थी कि पहले मैं प्लॉट सोचती थी और उसको डिसाइड करती थी, इस एपिसोड में ऐसा होगा, 3 एपिसोड के बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, हुँ, ये मैं सोचती रहती थी। लेकिन मैंने देखा कि सडनली लिखते-लिखते कुछ और आपके दिमाग में आ जाता है और फिर कहानी उस तरफ चली जाती है। तो फिर मैंने इसमें ज़्यादा माथापच्ची करना ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करती हूँ, फ्लो के साथ चलती हूँ। जैसे कहानी हुँ, चलती है, कोई नया किरदार आता है, जहाँ मुझे लगता है कि अब कहानी थोड़ी बोझिल होने लगी है, तो मैं किसी नए किरदार की एंट्री करवा के उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाती हूँ। मतलब मैं फ्लो के साथ ही चलती रहती हूँ। अगर मुझे लगता है कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है 2 लोगों में और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं वैसे ही चलने देती हूँ। तो ये अब मैंने सोचना छोड़ दिया, अब धीरे-धीरे फ्लो के साथ ही बढ़ती रहती है कहानी। एक कहानी में टाइटल का बहुत बड़ा महत्व होता है और आपकी कहानी के टाइटल जो है बहुत अनोखे होते हैं। जैसे डेढ़ चम्मच खुशियाँ, एक टुकड़ा इश्क, उसकी कुर्ती का बटन, 250 ग्राम शादी, अ, हाफ दुल्हनिया, सुलगती दिल्ली पर पड़ी खरोच, 7 फेरों की साढ़े साती। कितना महत्व होता है एक टाइटल का कहानी में और आपके टाइटल कुछ अलग कैसे हैं ये? टाइटल के ऊपर मैं बहुत दिमाग लगाती हूँ। जब तक मेरे को टाइटल अच्छा नहीं मिलता, तब तक मैं ढूँढती रहती हूँ कि कुछ अलग सोचूँ। उसके ऊपर बहुत मुझे लगता है कि टाइटल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कहते हैं कि किसी भी किताब के मजमू को मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ है, उसको सिर्फ़ कवर से ही जज कर लेते हैं लोग। तो मुझे लगता है टाइटल से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं पढ़ने के लिए। उनको लगता है हुँ, कि ये कुछ यूनिक कहानी हो सकती है। तो मैं सबसे पहले टाइटल पे ध्यान देती हूँ कि वो एक अच्छा टाइटल मेरे को मिले क्योंकि हम इतनी मेहनत करके कहानियाँ लिखते हैं और बहुत बार क्या होता है कि कहानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका टाइटल बहुत रेगुलर सा होता है तो कोई जाके पढ़ता नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी कहानी के टाइटल थोड़े अलग हों तभी इतनी मेहनत से लिखी हुई कहानी को लोग अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ पढ़ने के लिए। हुँ। तो ढूँढना पड़ता है वो। आपकी एक कहानी चल रही है रनिंग स्टोरी जो चल रही है, वो तेरी चाँद बालियाँ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ? चाँद बालियाँ जो है वो भी एक गाने की टैगलाइन है, गाने के उससे मैंने चुराई है। हुँ, तो चाँद बालियाँ जो है एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि प्यार में पागल हो जाते हैं, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं लड़कियों को। तो वो एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही क्या बोले महत्वाकांक्षी है। अपने करियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और लड़का जो है उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, उसको सिर्फ प्यार की कमी है उसकी लाइफ में। तो वो सोचता है कि बड़ी मुश्किल से मुझे ये गर्लफ्रेंड मिली है, तो वो उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो वो उसके ऊपर मतलब जैसे कहते हैं दीवाना हो जाता है, तो कंट्रोल करना चाहता है, वो ये सब करने लगता है। लड़की प्यार ज़रूर करती है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे लिए करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे तो उसका एम है कि वो किसी अच्छी पोस्ट तक पहुँचे, काम करे, तो वो सोचती है प्यार-व्यार के चक्कर में पड़ूँगी तो मैं तो अपने जो मेरे सपने हैं वो तो मैं पूरे नहीं कर सकती हूँ। तो वो उससे थोड़ा बचना चाहती है, प्यार भी करती है और बचती भी है, बार-बार इज़हार भी करती है और फिर कहती है नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, इस टाइप की कहानी है। अभी तक मैं यहीं तक ही पहुँची हूँ, आगे की बताऊँगी तो दर्शकों को सब पता चल जाएगा। बिल्कुल, आगे बिल्कुल मत बताइए वरना पढ़ने का सारा क्रेज़ चला जाएगा। आपकी एक लघु कहानी है दहशत के 4 घंटे। अ, ये कहानी कैसे दिमाग में आया कि लिखें और मेनली ये रेडियो फ़िक्शन पे है कहानी। इसके विषय में कुछ बताइए? हाँ, एक्चुअली एक क्या हुआ था प्रतिलिपि ने एक कॉम्पिटिशन आया, एक प्रतियोगिता आई उसमें उन्होंने बोला कि रेडियो के ऊपर कहानी लिखनी है, तो उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया हुआ था कि आपको रेडियो को केंद्र में रख के कहानी लिखनी है। अब मुझे लगा कि एक प्रॉप को केंद्र में रख के कहानी लिखना तो बड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर तो हीरो हीरोइन ही होते हैं कहानी में या फिर पात्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉप था। तो मुझे लगा कि उसको इम्पोर्टेंट कैसे बनाया जाए, तो मैंने जो ये सिख दंगे हुए थे 84 के दंगे, उसके ऊपर एक हुँ, कहानी बनाई क्योंकि उन दिनों में टीवी का बहुत ज़्यादा हर घर में टीवी वाला था मतलब ये माहौल नहीं था। ज़्यादातर हाँ, लोग हाँ, रेडियो टीवी पे नहीं था, समाचार बहुत सुनते थे। कम टीवी था। हुँ, बहुत कम लोगों में थी।
के पास टीवी था, तो रेडियो पे ही समाचार सुनते थे। और उन दिनों में ऐसा भी हुआ था कि टीवी पे जो 1-2 फ़िल्में आती थी, वो सब आनी बंद हो गई थी उस टाइम पे। हम तो स्कूल में थे, छोटे थे, तो वो हुँ, वक़्त जो था वो मेरे ज़हन में कहीं न कहीं था। और उस टाइम पे हम रेडियो से कितना कनेक्टेड रहते थे, हर चीज़ रेडियो के थ्रू पता चल रही थी। तो उसी से रिलेट करके मैंने उस दिन से रिलेट करके, क्योंकि उस दिन मैं भी स्कूल गई थी और स्कूल से जब हम लौटे थे, और क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, तो जब लौटे थे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे कि चलो जल्दी घर जाके मैच देखेंगे। सडनली मैच बीच में रोक दिया गया और ये न्यूज़ शुरू हो गई कि ऐसा-ऐसा हो गया है। तो हम स्कूल से जब घर आते थे तो अपनी लोकल बस से आते थे। तो बस वो सीन मैंने सोच लिया कि अगर ऐसे कोई लड़की जा रही हो और उसी बीच में दंगे हो जाएँ, हम तो घर पहुँचने के बाद दंगे शुरू हुए, लेकिन उस पहले हो गए होते तो क्या होता? तो उस टाइम पे ये कमेंट्री सुनने के लिए एक लड़का है, उसने छोटा-सा ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, रेडियो लिया हुआ है, ऐसे करके मैंने पूरी कहानी बनाई कि उस लड़की को वो कैसे सेफली उसके घर तक पहुँचाता है। मैं इस पे एक बड़ा धारावाहिक लिखना चाहती थी लेकिन फिर ये कहानी के तौर पे ही लिख दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई और फिर इस पे मुझे प्राइज़ भी मिला, वो तो और ज़्यादा खुशी हुई कि अच्छी कहानी बन गई। इस कहानी के अलावा आपको और भी कई कहानियों पे प्राइज़ मिले, कैसी खुशी होती है आपको जब आपकी कहानियों पे आपको पुरस्कार मिलते हैं और आप तो परिणाम भी नहीं देखती, दूसरे लोग आपको परिणाम बताते हैं कि हुँ, आपकी हुँ। कहानी पुरस्कृत हुई है। क्या महसूस करती है उस समय? बहुत अच्छा लगता है जब किसी और से पता चलता है कि मुझे प्राइज़ मिला है। एक बार तो आपने भी मुझे बताया था कि आपको प्राइज़ मिला है करके, आपने मुझे कांग्रेचुलेशंस किया, तब मुझे पता चला कि अच्छा मुझे प्राइज़ मिला है, मुझे पता नहीं चला था। हुँ, और क्या होता है कि हर एक की तरह मुझे भी बहुत खुशी होती है, इतनी मैं प्रतियोगिता में भाग लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, और बहुत दिल से कोशिश करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि कुछ अच्छा, मतलब उपदेश भी मिले उस कहानी से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए मेरी कहानी। तो इसी तरह मेरी और भी कई सारी कहानी। सबसे पहले मैंने जब प्रतिलिपि जॉइन किया था, तो पहली प्रतियोगिता मैंने अटेंड की थी, जो मैंने अटेम्प्ट किया, तो वो बहुत अच्छी कहानी थी। एक कोई एक मतलब एजेड कपल होते हैं, उनके हुँ, लिए हुँ, मैंने कहानी लिखी थी कि उसका नाम था सांझ की भोर। तो हुँ, उस कहानी में था कि एक काफ़ी एजेड कपल है, जो लेडी है, जो उसको उनके मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई है और हुँ, वो अकेली हैं घर में, और घर में उनको कोई मतलब जो बहू है, बेटा है, उन वो लोग को एक नेग्लेक्ट करते हैं उनको, उनको कोई ध्यान नहीं देता है, उनको सिर्फ़ एक घर का ध्यान रखो टाइप यूज़ करते हैं उनको। तो वो बेचारी अपने अस्तित्व के लिए परेशान है कि अब मैं क्या सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए हूँ, ये वो सोच के वो परेशान होती हैं कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। हुँ, सडनली उनको वो ऐसे शाम को पार्क में जाती हैं, तो कोई उनको मिल जाता है ऐसा, जो कि जिनके साथ वो जब यंग थी तब वो रिलेशनशिप में रही होंगी। रिलेशनशिप में नहीं, मतलब अट्रैक्शन कुछ रहा था उन दोनों का, ये करके। तो हुँ, जो वो अपना कुछ सामान नीचे भूल जाती हैं, उनको पीछा करते-करते वो आते हैं घर उनका सामान वापस करने के लिए, तब उनको उनकी स्थिति का पता चलता है। वो बाहर खड़े होके सब सुन लेते हैं कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है घर में। हुँ, तब फिर वो उनको सपोर्ट करते हैं और उनको फिर बोलते हैं कि तुम्हें अपने लिए भी सोचना चाहिए। फिर वो डिसाइड करती हैं कि अब कम से कम मुझे अपने लिए इस उम्र में मैं ये सब इतनी बेइज़्ज़ती और इतनी उपेक्षा वो नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती, तो मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, और फिर वो वापस उनके साथ जाती हैं। बिल्कुल। अगर तकनीकी हमारे जीवन में इतना महत्व रखती कि हम मेरा ऐसा मानना है कि अगर तकनीकी ना होती, तो इतनी अच्छी लेखिका हमारे सामने ना होती। क्या सोचती हैं आप इस बारे में कि अगर ऑनलाइन ऐप ना होता, तो हम क्या सोचते कि कैसे मतलब आप जैसी लेखिका या बहुत सारे ऐसे लेखक और लेखिकाओं से रूबरू ना हो पाते? क्या महत्व है आपका तकनीकी आपकी लाइफ में तकनीकी का? तकनीकी तो अच्छा है, टेक्निक के मतलब इसके माध्यम से ही हम लोग लिख पाते हैं, वरना हमारे हुँ, पास तो मतलब थॉट्स थे और समय भी था इतना कि लिख सकें, लेकिन
ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद इतना इजी हो गया है, इतना मतलब किताब तो हम वैसे भी लिख सकते थे, पर मुझे लगता है कि दर्शकों पाठकों तक पहुंचाना उस चीज को, हुँ, वो बहुत हुँ, मुश्किल था। अब यहाँ है कि बिल्कुल, हम लिखते हैं, वो तुरंत हमें लिख पढ़ा हुआ हमारे सामने समीक्षा आ जाती है कि हमने अभी पोस्ट किया, और समीक्षा आ जाती है कि हमने आपका ये वाला पार्ट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, मतलब एक छोटी सी भी समीक्षा आती है तो उससे हम इतने खुश हो जाते हुँ, हैं। मैं ही नहीं, मैंने देखा है सारे लेखक पाठकों की समीक्षा मतलब हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम करती है, हम लोगों हुँ, की हुँ, एनर्जी है। तो जो भी हुँ, लिखते हैं वो तुरंत हमारे सामने आता है, ये सबसे अच्छी चीज लगती है कि हमारा रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाता है। और फिर इतना इजी है ये, अपनी चीजों को जो भी हमने इतने सालों से सोचा होगा सब लोगों ने, लिख के सबके सामने पेश करना इतना इजी हो गया है, और उनकी समीक्षाओं के माध्यम से हमें उसका रिजल्ट मिलना भी बहुत इजी हो गया है। ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। बिल्कुल। प्रभा जी का एक सवाल आया है कि मेरा सवाल ये है कि एक लेखक के लिए कहानी जुनून होती है, लेकिन कई बार ये सरदर्द भी बन जाती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करती हैं? जी प्रभा, कहानी सुकून होती है। कहा हाँ बिल्कुल, कहानी सुकून होती है जब तक कि हम अपने थॉट्स को किसी पेपर पर नहीं उतार देते हैं, तब तक लगता रहता है कि अरे ये जल्दी से लिख लिया जाए, अरे ये तो बहुत अच्छी बनने वाली है, ये कहानी बहुत अच्छी बनने वाली है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने एक कहानी लिखी और सडनली मैं स्टक हो गई। मुझे आगे हुँ, समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या लिखूं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आखिर में मैंने 3-4 एपिसोड के बाद उस कहानी को हटा दिया, क्योंकि मेरा उसमें दिमाग आगे चल ही नहीं रहा था। हुँ, हाँ, लेकिन मैंने ये भी सुना है, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने बताया कि एक दो कहानी के लिए जरूर मेरे साथ पाठकों का ये हो गया कि नहीं आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, पर मैं तो सुनती नहीं हूँ, मैं इस मामले में थोड़ी जिद्दी हूँ कि जो मैंने सोच लिया है मैं वही लिखती हूँ। तो सिर दर्द तब हो जाती है ये, हमारी कहानियाँ जो भी हैं, सिर दर्द तब हो जाती है जब हमें लगता है कि हम जैसा लिखना चाहते थे वैसी बन नहीं पाई कहानी, मतलब उतनी हुँ, अच्छी नहीं बन पाई। ये मेरे साथ हुआ एक कहानी में कि मैंने उसको काफी एक प्रतियोगिता के लिए लिखी थी, लेकिन प्रतियोगिता के लास्ट डेट आने की वजह से उसको मैं मुझे जल्दबाजी में खत्म करना पड़ा, और उसकी वजह हुँ, से जो उसका एंड मैं 5-6 एपिसोड में करना चाहती थी, उसको मुझे एक एपिसोड में समेटना पड़ा। उसकी वजह से कहानी में थोड़ा तो मतलब एंड में आके थोड़ा तो मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं पाठकों की उतनी नहीं रह पाई। उसके लिए मुझे, अब वो कहानी खत्म हो गई है, लेकिन उसके लिए मुझे आज भी सब लोगों के मैसेज आते हैं कि आपने इस कहानी को बहुत जल्दी में खत्म किया, इसके 4-5 एपिसोड और होने चाहिए थे, तब ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होती, ज्यादा अच्छी लगती। तो बस सिर बिल्कुल। दर्द तो और नहीं होता है प्रतियोगिता ज्यादा। में मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, इसमें आपके अंदर की जो क्षमता है लिखने की और अच्छा थॉट्स आप जो लिख सकते हैं, वो शायद उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। प्रतियोगिता में टाइम लिमिट, हमें इस टाइम तक कहानी पूरी करनी है। अ, ऐसा हो ये जाता है, मैं गड़बड़ भी हो जाती समझती हूँ इस चीज़ को। है। बिल्कुल आपकी एक बहुत बिल्कुल चर्चित बिल्कुल। कहानी है सुलगती दुल्हन, इसके हाँ विषय में हाँ। कुछ सुलगती दुल्हन मैंने एक दहेज के ऊपर लिखी थी मैंने, और वो भी किसी प्रतियोगिता के लिए लिखी थी। हाँ, वो कहानी बहुत चर्चित हुई, उसके तो बहुत रीडर्स बहुत हुए उसके। हुँ, सडनली वो शायद प्रतिलिपि ने उसको फेसबुक पे प्रमोट किया होगा या कैसे, वो बहुत बहुत ज्यादा पढ़ी गई है वो कहानी। उसमें एक ऐसी हुँ, लड़की की कहानी जो बेचारी बिना माँ की बेटी बच्ची है, और उसको शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसको दहेज की वजह से, क्योंकि वो दहेज नहीं लाई है, इसलिए उसको जला के मार दिया जाता है, और उसमें हुँ, उसकी हुँ, सास का मुख्य हाथ होता है। फिर वो लड़की, क्योंकि ये एक हॉरर उसके लिए कंपटीशन के लिए लिखी गई थी, हुँ, इसलिए मैंने इसमें हॉरर टच दिया है कि लड़की की जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद घर में सडनली बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाने लगती हैं जो मतलब कहीं ना कहीं बिना वजह आग लगने लग जाती है।
तो हुँ, आग लगने की वजह नहीं पता चलती है तो परिवार परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्यों आग आग लग रही है, कभी कहीं बेडरूम में लगती है, कभी किचन में लगती है, कभी कुछ। अब इस बीच में लड़के की जो उसका पति होता है उसकी दूसरी शादी हो जाती है। हुँ, तो हुँ, जो सास है, सिर्फ उनको हर आग लगने वाली जगह पे 2 आँखें दिखाई देती हैं, बाकी कुछ नहीं हुँ, दिखता है, सिर्फ आँखें दिखाई देती हैं। वो याचना वाली आँखें होती हैं जैसे कि मुझे बचा लो, जैसे कोई कह रहा है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो सिर्फ सास को दिखती हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है और फाइनली एक दिन ऐसा होता है कि जब वो रसोई में होती हैं, वो कुछ बना रही होती हैं तो अ अ, खाना-वाना तेल-वेल उबलता हुआ तेल या कुछ ऐसा उनके ऊपर गिर जाता है और सारा हुँ, उनका उनके ऊपर आग लग जाती है खुद सास के ऊपर। हुँ, तो उनकी डेथ हो जाती है ऐसे। तो इस तरह वो अपना बदला लेती हैं मरने के बाद भी, ये कहानी थी उसकी। तो ये ओके। लोगों ने बहुत पसंद की। अच्छा ये आज जो आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर रोमांटिक कहानियाँ, प्रेम कहानियाँ पढ़ना पसंद करती है, जबकि सामाजिक कहानियाँ हैं, मर्डर मिस्ट्री है, हॉरर है और कविताएँ हैं, इस टाइप की कहानियाँ नहीं पसंद करती और ख़ास तौर पे गद्य, कविताएँ तो पढ़ना बिल्कुल आजकल की वर्ग पसंद नहीं करता, ऐसा क्यों है? हाँ, कविताएँ पढ़ने के लिए जो इंटरेस्ट कम होता जाता है, रुचि कम होती जा रही है, वो ये है कि उसकी वजह ये है कि एक तो कविताएँ जो होती हैं, वो हमेशा बहुत गूढ़ अर्थ लेके बनाई जाती हैं और हुँ, उसमें शब्द जो होते हैं, वो बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी को अच्छी कविता ज़्यादातर लोग बोलते हैं। तो हुँ, उन कविताओं को समझने के लिए फिर आपकी समझ भी होनी चाहिए। इस वजह से मुझे लगता है कि आजकल कविताओं का चलन लिखने का भी कम हो गया है और मतलब पढ़ने वाले भी कम हो गए हैं आजकल। क्योंकि हुँ, कहानियाँ जो हैं वो अब प्रतिलिपि पे हम लिखते हैं तो हम लोग भी बहुत सरल शब्दों में लिखते हैं, जिससे कि हर कोई समझ सके। मतलब मेरा मानना यही है कि कहानी इतनी सरल शब्दों में होनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, समझ सकें, सभी उसका आनंद उठा सकें। तो इसलिए हम तो सरल शब्दों में लिखते हैं लेकिन जो साहित्यकार असली साहित्यकार होते हैं वो तो बहुत अच्छे गूढ़ अर्थ वाले शब्द लेते हैं और कठिन शब्दों में लिखते हैं तो वो उसके पाठक कम हो जाते हैं, मुझे लगता है। ये मेरा बिल्कुल। मानना है। अभी आपने जब भाषा की बात करी, तो एक साहित्य के लिए भाषा और व्याकरण कितना इम्पोर्टेंट होती है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि साहित्य जिस एरा में लिखा जाता है, साहित्यकारों का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसकी आत्मा से कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई हुँ, मात्राओं की, व्याकरण की, इन सब की गलतियाँ ना करें क्योंकि साहित्य के माध्यम से ही अगली जनरेशन हमारी हिंदी का रसपान करेगी, हिंदी से टच में रहेगी। तो उसके जो उसका रूप है, असली रूप, वो मूल रूप ही रहना चाहिए, मेरे हिसाब से। तो उससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो साहित्य लिखे जाने के लिए बिल्कुल व्याकरण और मात्राओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए, मेरे हिसाब से। बिल्कुल। सही कह रही हैं आप। आपने इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे धारावाहिक लिखे, कौन-सी कहानी आपकी, अपनी खुद की, आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है और क्यों करीब है? अ, मैंने सबसे पहले लिखी थी बिना प्रेम की प्रेम कहानी, तो वो मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि मैंने सबसे पहले लिखी थी और उसपे मेरी पहली-पहली समीक्षा आई थी, तो इसलिए हुँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे तो समीक्षा का वही नहीं समझ में आया था कि मुझे इनको कुछ जवाब भी देना है। कुछ दिन हुँ, बाद पता चला अच्छा-अच्छा और जवाब भी देना होता है, पता चला तो इसलिए वो कहानी मेरे बहुत करीब है क्योंकि वहाँ से मेरे सफ़र की शुरुआत हुई थी। हुँ। और उसको मैंने बड़े दिल से लिखा था, एक-एक चीज़ बहुत सोच-सोच के बड़े दिल से लिखी थी मैंने वो। तो वो कहानी मेरे बहुत करीब है। वैसे तो एक भीगी भागी सी एक लड़की भीगी भागी सी जो है वो मेरी बहुत चर्चित कहानी है, तो वो ज़्यादातर लोग उसी को पसंद करते हैं या डेढ़ चम्मच खुशियाँ को पसंद करते हैं, तो वो मुझे अच्छी लगती है। और कहानी का कौन-सा पात्र आपके दिल में करीब है या किस पात्र को लगता है कि आपको लगता है कि वो आपके जैसा है? हाँ, हाँ।
मैंने कहानी लिखी थी, एक तो 1.5 चम्मच खुशियाँ का गौतम जो है वो बहुत ही मज़ाकिया और बहुत ही माहौल को बहुत हल्का-फुल्का बना के ऐसा रखता है, ऐसे ऐसा कैरेक्टर है। वो गौतम का कैरेक्टर हर एक को बहुत पसंद आता है। हुँ, लेकिन मेरे करीब जो है, जो जिसको मैं कह सकती हूँ कि मैं उसकी तरह हूँ या वो मैं उसकी तरह सोचती हूँ, तो वो है एक टुकड़ा इश्क की संजना। और संजना जो है वो संजना नाम मैंने संजना जो हमारी प्रतिलिपि की राइटर हैं हुँ। किरोड़ीवाल, उनके नाम से लिया, उनसे इंस्पायर होके लिया और उनसे पूछ के लिया। मैंने बोला कि अच्छा, मुझे आपका नाम बहुत अच्छा लगता है, मैं आप अपनी किसी कहानी का नाम आपके नाम पे रखना चाहूंगी। तो उन्होंने बड़े खुश होके मुझे इजाजत दी, बोली मुझे बहुत खुशी होगी। और उसके हुँ, बाद कई महीने निकल गए, उसके बाद मुझे जब मुझे मुझे ये वाली कहानी दिमाग में आई और मैंने इसको लिखना शुरू किया, तो मेरे ज़हन में वो नाम था कि मुझे संजना नाम रखना है, तो मैंने उसका नाम जो नायिका है उसका नाम संजना रखा और संजना किरोड़ीवाल को मैसेज किया कि मैंने आपके नाम पे अपनी कहानी का नायिका हुँ। को रखा है और तुम्हारा नाम रखा है मैंने। तो वो बहुत खुशी हुई उनको और उन्होंने आके पढ़ा भी और कमेंट भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे तो समझो कि ब्लेसिंग मिल गई क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ संजना की कई कहानियां पढ़ी है मैंने। ओके। थैंक यू। अच्छा ये बताइए और एक कहानी इसका भी जी, जी, कुछ कह रही थी तो आप? संजना का जो कैरेक्टर है उसके बारे में बताना चाह रही थी कि जी, संजना का जी, जो कैरेक्टर है वो थोड़ा ऐसा है कि उसके अपने तर्क हैं हर एक चीज के लिए। उसके जी। बहुत सारे सवाल हैं समाज से कि ये चीज ऐसे ही क्यों होनी चाहिए, हुँ, क्योंकि मतलब तरह तरह के वो इस तरह की जो और उसके साथ जो उनकी दोस्त हैं वो थोड़ी प्रौढ़ा है और वो हुँ, संस्कारवान है थोड़ी, उस शालीन है थोड़ी, और संजना उतनी ही बिंदास टाइप की है और जिसे कहो कि स्वतंत्र विचारों वाली है। तो उन दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है हर एक एपिसोड में, मैंने जो उन दोनों की बातचीत है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मतलब उस कहानी को सब लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतना मतलब अप्रिशिएट किया है और बहुत ज्यादा जुड़ गए थे। इसी वजह से मुझे अब उसका दूसरा सीजन लिखना पड़ रहा है क्योंकि सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे कि लिखो दूसरा सीजन लाओ आप जल्दी से। तो मैंने अभी शुरू किया हुआ है। अच्छा ये शेल जो जी क्या कह कहानी रही में है? सीज़न की बात आने लगी है सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 क्या ये फ़िल्मों से इंस्पायर है कि दर्शकों की माँग से? तो क्योंकि मैंने आमतौर पे देखा है, आप लोग हर कहानी का सीज़न लिख रहे हैं या कहानी की डिमांड होती है। प्योरली ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल प्योरली ये टीवी और इनसे इंस्पायर्ड है ये चीजें। क्योंकि सीजन 2 और ये सब पहले तो कभी नहीं लिखे जाते थे और अभी क्या होता है कि अगर कहानी को किसी ऐसे मोड़ पे छोड़ दिया जाता है जहाँ से उसको आगे बढ़ाने का चांस हो, तो फिर हम हुँ, मैं तो मतलब यही सोचती हूँ कि मैं फिर उसका सेकंड सीजन ले आती हूँ कि चलो हुँ, अब यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन ये चाहते हैं कि अपराधी को सजा भी होनी चाहिए। उनको हुँ, पाठकों को तभी चैन मिलेगा जब अपराधी को सजा हो जाए। तो फिर मैं कहती हूँ हुँ, चलो भाई इनका दिल रखने के लिए सेकंड सीजन ले आते हैं। ऐसे मैंने अपनी मेरे सिया की महबूबा का सेकंड सीजन लाई, तो फिर वो सेकंड सीजन में भी सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने कहा कि थर्ड सीजन भी लेके आओ आप, ये क्या बात हुई आपने यहीं छोड़ दिया, आपको तो तीसरा भी लाना पड़ेगा। तो फिर मैं उसका तीसरा सीजन भी लेके आई। अभी इसीलिए इसका एक टुकड़ा इश्क का दूसरा सीजन इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि पाठकों की डिमांड है। कुछ चीज़ें पाठकों की डिमांड को रखकर भी की जाती है। उनकी खुशी के लिए, क्योंकि वो तो हमारे लिए वो भगवान है। जी। शैलेश भैया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारा शो देख रहे हैं और आपका जो प्रश्न है कि काजल जी एक साहित्यकार के साथ-साथ बहुत खूबसूरत आवाज़ की गायिका भी हैं और कहानियों के टाइटल भी बहुत अलग होते हैं, जो कहानी की तरफ आकर्षित करते हैं। गायिका हैं आप, ये राज़ जो खुला है, तो हम चाहेंगे कि किसी गाने की 2 लाइन गुनगुना के हमें दर्शकों को सुनाएँ। मुझे ये शैल जो है ना ये हमेशा इनके जो प्रश्न आते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैं हर बार जाके बीच बीच में कभी कभी जाके इनका जवाब देती हूँ इनको। हुँ, मुझे पता चला कि ये संगीत के शौकीन हैं और गाते हैं, तो एक ऐप है वहाँ पे ये भी थे और इनको पता चला मैं भी हूँ, तो इन्होंने मुझसे कनेक्ट किया, पूछा कि आपने बताया नहीं कि आपको ये शौक है। तो फिर जो है इनके साथ भी एक दो गाने हमने वहाँ पे गाए हैं। अच्छा लगा कि वो गाते वो जी, भी गाते शैलेश हैं। और हाँ भैया नायिका बहुत अच्छा गाते हैं।
मैंने भी सुना है, हाँ, बहुत और अच्छी आवाज़ है उनकी भी। हाँ, टाइटल वाली जी, बात तो सारिका से हो गई है कि हाँ, टाइटल मैं बहुत ढूँढ के रखती हूँ। कहानियों के टाइटल जो होते हैं वो पाठकों को आकर्षित कर देते हैं, बस कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए मुझे बस थोड़ा अलग टाइटल ढूँढना पड़ता है। जी। तो कुछ हाँ, 2 लाइन हमारे दर्शकों को भी सुनाएँ आप। अ, गाना कोई याद नहीं आ रहा, आप बता दीजिए मैं गा दूँगी। आपका फ़ेवरेट कौन-सा गाना है बताइए, मैं गुनगुना दूँगी। कोई भी गाना आप सुना दीजिए, कोई भी गाना आपकी जो इच्छा हो, 2 लाइन। हुँ, ऐसे तो याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, आजकल एक गाना बहुत पॉपुलर हो गया है जो वो मैं गा देती हूँ आपके सामने क्योंकि अभी कोई दिमाग में आ नहीं रहा है क्योंकि हाँ, कोई दिमाग में गाना नहीं आ रहा आपके? तो शैलेश भैया हाँ, ही कोई बता ये दीजिए कि कौन-सा गाना गाएँ? हाँ, कभी भी अगर बोलो वही बताएँगे। जी, तब तक कि आप हमारे अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, जब तक शैलेश भैया बता रहे हैं आपको गाना, कि आपको कोई दूसरा राइटर, मतलब आपको कौन-सा राइटर और पसंद है जिसकी किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं? या कोई पुराना साहित्यकार या प्रतिलिपि का साहित्यकार, किसकी पुस्तकें आप पढ़ना पसंद करती हैं? कौन आपकी फ़ेवरेट है? मेरी फ़ेवरेट तो हमेशा से ये शिवानी जी रही हैं। मैं उनकी शिवानी जी। हर उनका कोई नॉवल मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने सारे पढ़े और कई तो ऐसे हैं 2-2 3-3 बार पढ़े हुए हैं शिवानी के जी, और उनकी खासकर कृष्ण कली मुझे बहुत पसंद है। उनका नॉवल, जी, कालिंदी, कृष्णकली ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनके। जी। और इसके अलावा मुझे मन्नू भंडारी की कहानियाँ या फिर अमृता प्रीतम की कहानियाँ ये सब बहुत है। मतलब आजकल के ये दिव्य प्रकाश दुबे इन सबको भी मैं पढ़ती हूँ। लेकिन मुझे प्रेमचंद और ये जो पुराने साहित्यकार थे इन सब की कहानियाँ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, बहुत एन्जॉय करती हूँ मैं। ओके। तो प्रेमचंद जी तो ख़ैर है ही है। ये बताइए, आप इतनी अच्छी-अच्छी हाँ। कहानियाँ लिखती हैं, आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड ने, आपके बच्चों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके कज़िन ने, आपके फ्रेंड्स ने कभी कोई कहानी पढ़ी है और उसको पढ़ के स्पेशल आपको कमेंट्समेंट किया और उनको प्राउड फ़ील हुआ हो कि अरे काजल जी इतना अच्छा लिखती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था? हाँ, नहीं हुआ क्या था कि मेरे हस्बैंड जो है कि उनको ये तो पता चला कई महीनों बाद कि मैं लिख रही हूँ। वो भी मैंने बताया कि ऐसे मैंने नहीं बताया, मेरी सिस्टर आई थी तो उसने बताया कि अरे दीदी तो बड़ा अच्छा लिख रही हैं, आपको पता नहीं है? बोले नहीं मुझे तो पता नहीं है, मेरे हस्बैंड को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो हाँ, उनको बता के भी क्या करना था और मेरे घर में ज़्यादातर किसी बच्चों को भी नहीं है शौक, किसी को नहीं है। तो किसी ने अभी तक मुझे लगता नहीं है कि किसी ने ज़्यादा पढ़ी है मेरी कहानियाँ मेरे परिवार में। लेकिन हुँ, सडनली मैंने जब मेरी सिस्टर ने उन अनिल को बताया, मेरे हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पढ़ के देखता हूँ भाई कैसे लिखे तो उन्होंने एक कहानी पढ़नी शुरू की एक लड़की भीगी भागी थी। तो हुँ, फिर उनको इंटरेस्ट आ गया। फिर वो बोले कि यार ये क्या बात है कि तुम आगे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसमें कुछ तो आ रहा है करके उन्होंने बोला। फिर मैंने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मेरे सुपर फैन बन सकते हैं, तो मुझे पूरी कहानी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। तो फिर उन्होंने सब्सक्राइब किया और फिर उन्होंने पूरी कहानी पढ़ी। तो एक दिन रात में मेरी नींद खुली, 2 ढाई बजे के करीब मेरी नींद खुली, तो हुँ, मुझे थोड़ी रोने की आवाज़ आई, तो मेरे मेरे को बहुत जल्दी नींद खुल जाती है। तो हुँ, मैंने उठ के देखा चारों तरफ रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो मैंने देखा मेरे हुँ, हस्बैंड बैठे हुए रो रहे हैं, तो मैंने कहा क्या हो गया? मैं डर गई कि रात को किसी का फ़ोन तो नहीं आ गया, कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं हो गया? तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? तो बोलते हैं कि एकदम से मुझे गले लगा लिया और बोले कि एकदम से गले लगा के बोले कि तुमने इतनी अच्छी कहानी लिखी है और तुमने मुझे बताया नहीं। और वो उनके मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे कि बोले मैंने आज लास्ट एपिसोड, मैंने कहा आप अभी तक जग रहे हो? तो बोलते हैं मैंने अभी लास्ट एपिसोड अभी पढ़ा है और उसमें जो मतलब तुमने इतना अच्छा वो दिखाया है कि मैं तो तब से रोए जा रहा हूँ। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि कितनी बड़ी चीज मुझे मिल गई है कि उनकी तरफ से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे। उसके अलावा मेरे भाई ने भी मेरा एपिसोड कई सारे पढ़े हैं। उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, वो खुद भी लिखता है, बहुत अच्छा राइटर है। वो खुद लिखता है ओके, तो इसलिए उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन वो उसने मेरी बड़ी तारीफ की है कि आप जिस तरह से लिखती हो उस तरह से मतलब मैं भी नहीं लिख पाता हूँ, वो ऐसे बोलता है। और उसके अलावा हुँ, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है
जी। उसने ज़रूर मेरी ये एक टुकड़ा इश्क पढ़ी और मतलब वो भी प्रिंसिपल है, उसको भी टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल पढ़ने का, लेकिन उसने बेचारी ने कहाँ से तो टाइम निकाल के मेरी कहानी पढ़ी और मुझे इतना लंबा एक समीक्षा लिखी और उसके साथ-साथ जो मेरे और दोस्तों का ग्रुप है उसके साथ सबको सबको शेयर किया और बोली कि मैं रिकमेंड कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ इसलिए तुम एक टुकड़ा इश्क ज़रूर पढ़ना। सब लोगों को बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये उसका जेस्चर, मतलब मतलब आपकी एक फैमिली, बड़ी आपके चीज़ है। फ्रेंड्स प्राउड फील करते हैं कि काजल जी एक बहुत अच्छी राइटर है। हाँ, बहुत-बहुत मतलब मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स को जिनको पता चलता है वो लोग सब लोग बहुत एप्रिशिएट करते हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी मेरा एक बड़ा ग्रुप है, वो लोग सब लोग इतना एप्रिशिएट करते हैं। हालाँकि उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सब पढ़ते हैं, लेकिन मेरे अचीवमेंट्स पे सब लोग बहुत खुश होते हैं। मेरी फैमिली में ओके। सब लोग बहुत खुश। शैलेश भैया ने आपके लिए गाना भेज दिया है और अपने अंदाज में गाने को बोला है। अच्छा, ठीक है मैं गाती हूँ। जी। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। वाह! कितनी ब्यूटीफुल आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छी। और गाना भी बहुत चुनकर भेजा गया है। और इसी गाने पे आधारित बिल्कुल एक आया। प्रश्न, आज के समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है? क्या देख पा रही है कि महिलाएँ आज भी जकड़ी हुई पुरानी अबला जिन्हें कहा जाता है कि आज महिलाओं की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब पहले की ये जो मोबाइल ने जो है वो काफ़ी क्रांति ला दी है, मुझे लगता है महिलाओं जी। की ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जो कि पहले नहीं होती थी। पहले इतनी अपने विचारों को रखने तक की उनमें स्वतंत्रता नहीं थी। हुँ, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि आस-पास की जो ऐसा तबका है जो ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, उनमें भी हुँ, अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी मतलब जागरूकता आ गई है और वो अपने लिए स्टैंड लेती हैं, अपने लिए अपने अधिकारों की बात करती हैं और ऐसे ही मतलब चाहे पति हो, चाहे सास-ससुर हों, वो किसी की भी चीज़ों को किसी की भी मतलब अ, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके लिए गलत हो, उन चीज़ को वो चुपचाप रह के सहन नहीं करती हैं, उसके खिलाफ आवाज़ हुँ। उठाती हैं। तो ये मैं देख रही हूँ कि मुझे लगता है टीवी और फ़ोन इसने हालाँकि काफ़ी खराब चीज़ें भी दी हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ये चीज़ तो दी है, इसको तो मानना पड़ेगा। ओके, अवेयरनेस आई है। ओके। टाइम मैनेजमेंट का हमारी लाइफ में बहुत महत्व है और आप एक वर्किंग लेडी हैं और साथ में एक हाउसवाइफ भी हैं। घर भी सँभालती हैं, फैमिली भी सँभालती हैं, बच्चों को सँभालती हैं। ऐसे में लिखने के लिए कैसे समय निकालती हैं? कुछ ऐसा बताइए कि हमारे दर्शक भी आपकी इस बात से प्रेरित हों और अपने लिए समय निकाल सकें। अ, हाँ, इसके लिए एक सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है, वो ये होती है कि जो लेखक के लिए परेशानी होती है क्योंकि लिखने के लिए एक पीसफुल माइंड की ज़रूरत होती है और वो हम दिन में कभी कर नहीं सकते क्योंकि कभी कोई न कुछ न काम कोई आता-जाता रहता है या तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो उसके हुँ, लिए मैं तो ज़्यादातर ये करती हूँ कि दिन भर पूरे टाइम मैं अपने अगले एपिसोड के बारे में सोचती हूँ कि हाँ, अब ऐसा हो जाना चाहिए, इसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ऐसे लिखूँगी। ये मैं पूरे हुँ, दिन में सोच लेती हूँ और शाम को जब 10 बजे के बाद जब सब खा पी के अपने-अपने रूम्स में चले जाते हैं, तो मैं बैठ के लिखती हूँ। तो मैंने तो इस तरह से मैनेज किया हुआ है क्योंकि मुझे दिन में सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता है, सुबह तो जल्दी-जल्दी में स्कूल भागना पड़ता है, फिर आके इतना टाइम नहीं होता है कि थोड़ा रेस्ट भी करना होता है और घर के बाकी काम भी देखने पड़ते हैं। तो हुँ, मैंने रात का समय रखा है जिसमें कि मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और हुँ। मैं अपना आराम से दिन भर का सोचा हुआ लिख लूँगी या फिर अर्ली मॉर्निंग करके लिख सकते हैं, तो ये मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है टाइम। ओके। लिखने के अलावा और क्या-क्या हॉबी है आपकी? गाना तो हमने सुन लिया, उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको आपको कार ड्राइविंग का बहुत शौक है और शायद किसी गेम का भी। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या-क्या शौक रखती है आप? हाँ, नहीं वैसे तो मुझे ड्राइविंग का खूब शौक है और हुँ, स्विमिंग का शौक है और
बिल्कुल। सारे मतलब मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, नई नई चीजें करने का शौक है, कुछ जैसे एडवेंचरस कुछ करने का शौक है बहुत। हम्म। कहीं भी ऐसे एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी जगह जाना होता है जहाँ पे आमतौर पर महिलाएं जाना नहीं चाहती हैं, लगता है कि नहीं नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, वो सब चीजें करना चाहती हूँ मैं, जो हम्म। ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते हैं, जिन चीजों से सब बचते हैं वो मैं करना चाहती हूँ। बाकी मुझे ये जो मतलब हम महिलाओं की लाइफ में जो है खाना बनाना है, बुनाई कढ़ाई है, ये सब चीजें कुछ ज्यादा अट्रैक्ट करती नहीं है। थोड़ा रसोई से दूर रहती हूँ, फिर लगता है कि जितना खाना पेट भरने के लिए जरूरी है उतना बना सकती हूँ, उससे अलावा मुझे बनाने का शौक नहीं है बिल्कुल। बाकी हम्म। डांस वांस गाना वाना ये सब काम करवा लो घूम सकती हूँ खूब, दोस्तों के साथ खूब इंजॉय करती हूँ। बस ये चीजों का हम्म। बहुत शौक है मुझे। बिल्कुल। हमारे जो नवेदित लेखक है, जो राइटर्स है, अभी आपने टाइटल के महत्व को बताया, और क्या टिप्स देना चाहेंगी कि लेखक अपने लेखन में सुधार कर सके? हाँ, इतनी खैर मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं किसी को इतनी बड़ी चीजें बता सकूं, लेकिन जहाँ तक एक टिप्स देने की बात है तो मैं मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि लिखने के टाइम पे आपके दिमाग में पहली कहानी पहले एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक की पूरी कहानी पहले से तैयार होनी चाहिए। जैसे मेरे साथ मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि पहले स्टार्ट यहाँ से हुई है तो आखिरी तक की कहानी मेरे दिमाग में पूरी होती है। उसके बीच की हुँ, जो भी घटनाएं हैं वो मैं बनाती चली जाती हूँ कि अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे वो घटनाएं मैं बना लेती हूँ। हुँ, तो हुँ, जो जो भी हमें लिखना है, एक तो मेरे हिसाब से व्याकरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हुँ, व्याकरण मतलब जो पाठक होते हैं वो हुँ, सब तरह के पाठक हैं, प्रतिलिपि पे हर तरह के पाठक हैं, जिनके व्याकरण भी अच्छा नहीं है वो भी हैं, और जिनका व्याकरण बहुत अच्छा है वो भी हैं। हुँ, तो हमें ये याद रखना है कि जब हम लिख रहे हैं तो कोई हमें हमारी त्रुटियां ना बताए आके, कोई भी पाठक भी आके अगर त्रुटियां बताएं तो ये एक लेखक के लिए बहुत खराब बात हो जाती है। तो हुँ, हुँ। इसलिए एक तो व्याकरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो कहानी ऐसी हो कि एक बार पाठक पढ़ना शुरू करे तो वो छोड़ ना पाए उस कहानी को। इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, दिलचस्प होनी चाहिए, उसमें घटनाएं ऐसी होनी चाहिए कि मतलब छोड़ने का मुश्किल हो जाए। और इसके साथ ही उसमें एक संदेश जरूर होना चाहिए कि जिससे कि पढ़ने वाले को कुछ सीखने का मौका मिले, उसको प्रेरणा मिले। तो ज्यादातर ऐसी कहानियां लिखें तो ज्यादा अच्छा बिल्कुल। इतनी अच्छी टिप्स दी है हमारे लेखकों को, नए जो लिखना चाहते हैं, और उम्मीद है कि इस टिप से बहुत सारे लेखक अपने लेखन में सुधार कर सकेंगे, और हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि हमारे चैनल के दर्शकों को कुछ संदेश दें। है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। सारिका हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारिका इतने अच्छे अच्छी लोगों से हमें मिलवाती हैं, इतने अच्छे अच्छे लेखकों को, साहित्यकारों को हमें जानने का मौका मिलता है। और मैं सारे दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ, आप लोग हमेशा सारिका का शो जरूर देखें, और इससे आपको अच्छे राइटर्स कहाँ कौन कौन मिलेंगे, जो छुपे हुए हीरे हैं उनको निकाल के लाने का हुनर जो है वो सारिका के पास है। तो उनका चैनल जरूर देखें और उनसे बहुत-बहुत हमेशा धन्यवाद। कनेक्टेड रहें। जी, इतनी तारीफ़ आपने कर दी है, बहुत-बहुत और उसके धन्यवाद। साथ एक एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, इस बिल्कुल। सारिका की कहानियां जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी और सो मैंने मच पिछली कि बार भी आपको कहा था कि सारिका मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। जी, पिछली बिल्कुल, बार मैंने किसी पूछे दिन भी थे तो। मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको साक्षात्कार दूँगी। इस लाइन में भी आइए, एंकरिंग भी आप करिए आके, और आप जी दीजिए इजाज़त हमें, क्योंकि आपसे बात करके वाक़ई बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने का भी मौका मिला, और मैं तो आपकी हमेशा से फ़ैन रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। अब दीजिए इजाज़त। मेरा तो दर्शकों, ये थी हमारे मुझे सामने साहित्यकार काजल पवार जी, और इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, एकदम रियलिस्टिक होती है, और आप इन्हें पढ़ सकते हैं। प्रतिलिपि ऐप पर आप इनको जाके काजल पवार के नाम से सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएँगी, और आप इनको पढ़िए और इनकी कहानियों पे अच्छी-अच्छी समीक्षाएँ करिए, इनको फ़ॉलो कीजिए,
और हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिए और ताकि आपको अच्छे-अच्छे राइटर से इंटरव्यू मिल सके। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल फिर किसी नए हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सारिका।